नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे YouTube चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हमारी +2 की जो हिस्ट्री की बुक है उसका चैप्टर नंबर 5 यात्रियों के नज़रिए से उसका ये लेक्चर नंबर 7 है। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर के अंदर प्रीवियस लेक्चर के अंदर इब्न बतूता और उसके बताए गए भारतीय स्थलों के बारे में, उसकी संस्कृति, उसके कल्चर, सामाजिक परिवेश, पूजा स्थल, विद्वान, शासकों, अलग अलग उसका जो नज़रिया था भारतीय समाज के बारे में हमने डिस्कशन है वो किया था। और उन्होंने काफ़ी समय तक भारतीय समाज में अलग अलग पदों पर रहते हुए उन्होंने यात्रा की थी, समय बिताया था। और उनके दिए गए जो वर्णन है या उनके अवशेषों या दिए गए वृत्तांतों के माध्यम से ही हम भारतीय समाज के अलग अलग प्रवृत्ति के बारे में, उसकी जो दृष्टि है, दृष्टिकोण है, उनका पता है वो चलता है। इसी के साथ उन्होंने जो भारतीय शहरों और उस व्यवस्था प्रणाली के बारे में बताया था कि किस तरीके से जो अधिकांश शहर थे, जो सड़कें थी, वो चमक दमक वाले और रंगीन थे। और भारतीय की जो आबादी थी जिसके अंदर काफ़ी विशाल जनसंख्या था, और दिल्ली और दौलताबाद का जो वर्णन है, शहरों का वर्णन है, वो बताया गया था, जिसके अंदर काफ़ी जो मात्राओं में बाज़ार प्रणाली थी वो अपनाई जाती थी। और इसके अलावा कुछ नर्तक, संगीतकार, गायक, सार्वजनिक प्रदर्शन है, ये सारी चीज़ें थी वो चिन्हित किए गए थे जो स्थान थे। तो यानी कि व्यापार के लिए अलग था और अन्य जो कार्य प्रणाली अपनाई जाती थी उनका अलग तरीके से वर्णन है वो किया जाता था। और इसी के अंतर्गत भारतीय समाज के जो काफ़ी अधिक मात्रा में जो शिल्पकार और मसाले थे वो अन्य एशियन और दक्षिण पूर्वी एशिया तक भेजे जाते थे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है अभी, कम्युनिकेशन की क्या प्रणाली अपनाई जाती थी, किस तरीके से कम्युनिकेट है वो किया जाता था, और किन किन साधनों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी बातचीत या परंपरा को या संदेश पहुंचाया जाता था। तो काफ़ी उन्नत माना जाता है। बिना कम्युनिकेशन के कोई भी सरकार है वो कार्य पूर्ण रूप से नहीं कर सकती। तो आज के वीडियो में देखते हैं कि हम क्या क्या प्रणाली है वो अपनाई जाती थी। व्यापारियों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य विशेष उपाय करता था। लगभग सभी व्यापारिक मार्गों पर सराय तथा विश्राम गृह स्थापित है वो किए गए थे। अब जिस तरीके से आपको पता है कि जो पुराने समय काल के दौरान जब व्यापारिक प्रणाली अपनाई जाती थी, जो रास्ता होता था उनमें राज्य द्वारा कुछ विशेष कार्य वो किए जाते थे, क्योंकि काफ़ी आवागमन लोग रात दिन उसी रास्ते से अपना व्यापारिक लाभ हित करने के लिए जो आवागमन है वो दिया जाता था। तो सबसे बड़ा ये कार्य था कि उस रास्ते के ऊपर विश्राम करने के लिए, बैठने के लिए, पानी खाने पीने की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं अपनाई जानी है वो चाहिए। इसलिए कुछ ना कुछ जो सराय और विश्राम गृह होते थे, जैसे धर्मशाला हम कह सकते हैं, उनकी व्यवस्था करना वो जिस राज्य क्षेत्र के अंदर जो रास्ता आता था उसी राज्य क्षेत्र के अंदर व्यवस्था बनाए रखने का कार्य वो उसी राज्य के द्वारा किया जाता था। तो ये सभी कार्य थे वो अलग अलग राज्यों के द्वारा जो रास्ता पड़ता था उन सभी के द्वारा किया जाता था। इब्न बतूता डाक प्रणाली की कार्यकुशलता देखकर चकित हुआ। उसने व्यापारियों के लिए न केवल लंबी दूरी तक सूचना भेजना और उधार प्रेषित करना संभव हुआ, बल्कि अलग सूचना का पर माल भेजना भी था। जिस तरीके से जो डाक प्रणाली होती, जो संदेश भाग भेजा जाता था, तो जो प्रणाली अपनाई गई थी जो वो काफ़ी उन्नत किस्म की थी। काफ़ी व्यापारियों के लिए लंबी दूरी तक संदेश भेजना और उनसे वापस उनसे सूचना प्राप्त करने का जो कार्य प्रणाली थी वो सभी के द्वारा अपनाई जाती थी।
डाक प्रणाली इतनी कुशल थी कि जहाँ सिंध से दिल्ली की यात्रा में 50 दिन लगते थे, वहीं गुप्तचरों की खबरें सुल्तान तक इस डाक व्यवस्था के माध्यम से मात्र 5 दिनों में पहुंच जाती थी। अब जो आप उन्नत किस्म की देख सकते हो उनके बारे में, जो संदेश वाहक है या डाक व्यवस्था थी, जो सिंध से लेकर दिल्ली तक अगर कोई व्यक्ति को यात्रा करने के लिए 50 दिन का समय लगता था, इसी दूरी के बीच में जो गुप्तचर होते थे, जो अपना कम्युनिकेट करने के लिए वो सिर्फ मात्र 5 दिन के अंदर जो खबर है एक स्थान से दूसरे स्थान पर या संदेश है वो पहुंचा देते थे। यानी कि इतनी टेक्नोलॉजी उनके पास उन्नत किस्म की थी। अब ये अलग अलग हो सकती है, चाहे घोड़े की भी हो सकती है, चाहे पैदल भी हो सकती है, मोस्टली ये होता था। लेकिन घोड़े का प्रयोग है मुख्य तौर पे किया जाता था, क्योंकि संदेश वाहक है वो जल्दी से जल्दी अपनी सूचनाओं को पहुंचाना चाहते थे और पहुंचाने के बाद उस व्यवस्था या उस संदेश को दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। अब जिस तरीके से ये घोड़ा और पैदल सैनिक थे, उनके बारे में ये कुछ व्यवस्था का इब्न बतूता के द्वारा इस बात का वर्णन किया गया कि किस तरह की जो डाक व्यवस्था थी भारत के अंदर वो अपनाई जाती थी। उन्होंने बताया भी है, भारत में 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी। एक अशब डाक व्यवस्था जिसे उल्लूक कहा जाता था, हर चीज़ 4 मील की दूरी पर स्थापित राजकीय घोड़ों द्वारा संचालित वो होती थी। यानी कि 2 व्यवस्था थी, जिसमें एक तो थी डाक व्यवस्था अशब या घोड़े के द्वारा जिसे उल्लूक कहा जाता था, और 4 मील की दूरी पर जो राजकीय इनके घोड़े या जो प्रणाली अपनाई जाती थी उनके द्वारा इसको संचालित है किया जाता था। यानी कि जो राज्य सरकार जिस नगर या प्रदेश के अंदर रहती थी उसी के द्वारा उस प्रणाली को डाक व्यवस्था को पहुंचाया जाता था। पैदल डाक व्यवस्था के प्रति मील 3 व्यवधान होते थे, जिसे दावा कहा जाता था। यह 1 मील का 1/3 होता था। अब हर मील 3 मील पर घनी वादी वाले गांव होता था, जिसके बाहर 3 मंडप होते थे जिनमें लोग कार्यारंभ के लिए तैयार बैठे रहते थे। उनमें से प्रत्येक के पास 2 लंबी एक छड़ी होती थी, जिसके ऊपर तांबे की घंटियां लगी होती थी। तो जिस तरीके से जो अशब डाक व्यवस्था थी घोड़े की थी, उसी तरीके से पैदल जो सैनिक होते थे उनके लिए भी कुछ 3 स्टेप है वो बनाए गए थे। और जो पैदल सैनिकों को दावा कहा जाता था, और ये है 1 मील का 1/3 भाग, तीसरा हिस्सा इसको माना जाता था। और लगभग 3 मील की आबादी के ऊपर एक जो घना गाँव होता था, जो गांव बना होता था, और जिसके बाहर के अंदर 3 जो मंडप कह सकते हैं या उनको संदेश वाहक पहुँचाने के लिए जो व्यक्ति होते थे, जो उस कार्य को या संदेश वाहक पहुँचाने के लिए गाँव में तैयार बैठे रहते थे। जैसे आपने देखा होगा पुराने समय काल के अंदर भी हमारे जब ये अनाउंसमेंट वगैरह जो सिस्टम वो नहीं होता था, गांव का जो चौकीदार होता था वो घर के या गांव के बीच एक सबसे ऊंचे स्थान पर चढ़कर इसको अनाउंसमेंट है वो आवाज़ है वो लगाता था। तो सारी की सारी ये जो प्रणालियाँ होती थी वो कहीं ना कहीं हम कम्युनिकेट करती थी, आपस में इंटरलिंक होता था, और उन्हीं के द्वारा जो संदेश है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। जब संदेश वाहक शहर से यात्रा आरंभ करता है तो हाथ से पत्थर तथा दूसरे में घंटियां छड़ लिए वह क्षमता अनुसार तेज दौड़ता है। अब जो संदेश वाहक होता था वो जब यात्रा या जो संदेश उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर देना होता था, तो कोई संदेश लेके वो एक स्थान से जिस स्थान पर उसको जाना होता था वहाँ पर तेज वो दौड़ता था। जब मंडप में बैठे लोग घंटियों की आवाज़ सुनते हैं तो वे तैयार हो जाते हैं। जैसे ही संदेश वाहक उनके पास पहुंचता है तो उनमें से एक उससे पत्थर लेते हैं और वह छड़ हिलाते हुए पूरी ताकत से दौड़ता है जब तक वह अगले दावा तक नहीं पहुंच जाता। जिस तरीके से आपने देखा होगा बच्चों की रिले रेस होती है, एक सर्कल बना होता है जिसके अंदर 4 पर्सन है, 4x4 वो रिले है वो करते हैं, जिसमें एक छड़नुमा होती है। जब तक वो एक व्यक्ति दूसरे हाथ में जो छड़ है वो नहीं दे देता तब तक वो आगे वाला व्यक्ति वो दौड़ता नहीं है। तो ठीक इसी तरीके से ही ये जो व्यक्ति या पर्सन होते थे जो संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाते थे, तो जब तक एक व्यक्ति दूसरे हाथ में वो संदेश नहीं देता था तब तक वो वहीं खड़ा रहता था, और घंटियां जो होती थी वो अनाउंसमेंट करती थी कि कोई संदेश आने वाला है। और जब वो संदेश हाथ में लेने के बाद फिर आगे वाला जो व्यक्ति है वो दौड़ता था।
पत्थर के अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने की यह प्रक्रिया चलती रहती थी। यह पैदल डाक व्यवस्था अशव डाक व्यवस्था के से अधिक तीव्र होती थी और इसका प्रयोग अक्सर खुरासान के फलों के परिवहन के लिए होता था, जिन्हें भारत में बहुत अधिक पसंद है वो किया जाता था। तो जो भी पत्थर की जो प्रक्रिया होती थी, जिसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब तक दूसरे व्यक्ति के हाथ में वो संदेश नहीं दे देता था तब तक वो दौड़ते या भागते रहते थे और एक प्रक्रिया दूसरी प्रक्रिया तक चलती रहती थी। तो यानी इसको माना गया कि ये जो प्रक्रिया थी वो अशव डाक या जो घोड़े की व्यवस्था थी, जिसमें एक स्थान से घोड़े से दूसरे स्थान पर संदेश को ले जाया जाता था, उस प्रक्रिया से भी इसे तीव्र माना जाता था और काफ़ी अधिक मात्रा में राजाओं के द्वारा इसका प्रयोग है वो किया जाता था। तो आप देख सकते हो कि उस समय काल के अंदर भी जो डाक व्यवस्था थी वो काफ़ी प्रचलित रही और लोगों के द्वारा तीव्र प्रक्रिया के माध्यम के द्वारा इस संदेश वाहक को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था। अब हमारा आगे जो टॉपिक आ जाता है वो बर्नियर द्वारा तथा अपविकसित पूर्व भारतीय समाज के बारे में, व्यवस्था के बारे में बर्नियर द्वारा जो किया गया योगदान है, उसकी विचारधारा है, वो किस तरीके से भारतीय समाज को, उन स्थितियों को प्रकट करता है, उन सभी का वर्णन है वो इस पॉइंट के माध्यम से दिया गया। जहाँ इब्न बतूता ने हर चीज़ का वर्णन करने का निश्चय किया जिससे उसने अपने अनूठेपन के कारण प्रभावित और उसको किया, वही बर्नियर एक विभिन्न बुद्धिजीवी परंपरा से संबंधित था। तो जिस तरीके से उन चीज़ों के बारे में जिस तरीके से वर्णन किया जाता था विद्वानों के द्वारा, यात्राओं के माध्यम के द्वारा, अपने अपने दृष्टिकोण के माध्यम के द्वारा ही उनको प्रकट है वो किया जाता था। तो ठीक इसी तरीके से जो बर्नियर ने भारतीय समाज और व्यवस्था के बारे में जब देखा, जाना और तो काफ़ी वो प्रभावित भी हुआ और उत्सुक भी था। और जिस तरीके से उन्होंने अपनी इस परंपरा के माध्यम से वर्णन किया है तो इसको एक अलग बुद्धिजीवी परंपरा के माध्यम से प्रकट है वो किया जा सकता है, जिसमें अलग अलग चीज़ों, व्यवस्थाओं, समाज, भारतीय स्थिति के बारे में जो अवलोकन है वो किया गया था। उसने भारत में जो भी देखा उसकी सामान्य रूप से यूरोप तथा विशेष रूप से फ्रांस में व्यापक स्थितियों से तुलना और विभिन्नता उजागर करने के प्रति अधिक चिंतित था। विशेष रूप से स्थितियाँ जिसने उसे अवसादकारी पाया था, यानी कि भारतीय समाज और स्थितियों के बारे में जो भी वो अवलोकन करता था, देखता था, जानता था और उसकी स्थितियों के बारे में यूरोप और विशेष रूप से जो फ्रांस की स्थितियां थी, तो उन्हें सभी के साथ उसकी तुलना करता, विभिन्नता करता, उसको भारतीय समाज के साथ इंटरकनेक्ट करता। और इन सभी बातों को जब वो इंटरकनेक्ट करता था तो काफ़ी जो ऐसी कुछ स्थितियाँ थी जिनसे वो चिंतित भी होता था, क्योंकि उनके समाज के अंदर, यूरोप के अंदर कुछ ऐसी स्थितियाँ थी जो भारतीय समाज से कुछ तुच्छ परंपरा थी वो पाई जाती थी। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय समाज और शैली व्यवस्था है वो काफ़ी उन्नत किस्म की रही हुई है। तो इस वजह से ही वो इस अवसाद होता, कोई ऐसी डिप्रेशन की स्थिति में चले जाना जहाँ जिस स्थिति को सोच करने के बाद आप उसमें पछतावा कर रहे हो, तो उस स्थितियों का अवलोकन वो भारतीय समाज से और यूरोप के माध्यम के द्वारा उनका अवलोकन है वो कर रहा था। उसका विचार नीति निर्माताओं तथा बुद्धिजीवी वर्ग को प्रभावित करने का था, ताकि वह सुनिश्चित किया जा सके कि वैसे निर्णय ले सके जिन्हें वह सही मानता हो। यानी कि जिस परिस्थितियों का वो अवलोकन कर रहा था, उसके देखने के बाद, मानने के बाद वो ये सुनिश्चित कर रहा था कि ऐसी परिस्थितियों का अवलोकन किया जाए जिसके माध्यम से सही को वो या ऐसे निर्णय लिया जा सके जिससे वो सही है वो मान सके। बर्नियर के ग्रंथ ट्रेवल इन द मुगल एम्पायर अपने गहन प्रेक्षण, आलोचनात्मक अंतर्दृष्टि तथा गहन चिंतन के लिए उल्लेखनीय है। तो बर्नियर के द्वारा जो लिखा गया एक ग्रंथ है जिसमें भारतीय परिस्थितियों के बारे में वर्णन किया गया है, वो ग्रंथ है ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, जिसके अंदर काफ़ी आलोचनात्मक रूप से स्थितियों का जो अवलोकन है वो किया गया है। उसके वृत्तांत में की गई चर्चाओं में मुगलों के इतिहास को एक प्रकार से वैश्विक ढांचे में स्थापित है वो करने का प्रयास है वो किया गया। तो जिस तरीके से भारतीय समाज और दर्शन के बारे में उन्होंने वर्णन किया है और ख़ास करके मुगलों के बारे में, तो काफ़ी वैश्विक स्थिति का उन्होंने वर्णन किया है। जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी, जो परंपराएं थी, जो स्थितियां थी, जो अपनाई जाती थी।
वह निरंतर मुगलकालीन भारत की तुलना तत्कालीन यूरोप से करता था, सामान्यतः यूरोप की श्रेष्ठता को रेखांकित करते हुए। तो जिन परिस्थितियों का जो बर्नियर द्वारा अवलोकन किया जाता था, उसका आलोचनात्मक वर्णन किया जाता था, तो वो काफ़ी अधिक मान्यता से उसको रेखांकित वो करता था। उसका भारत का चित्रण विपरीतता के नमूने पर आधारित है, जहाँ भारत को यूरोप के प्रतिलोम के रूप में दिखाया गया या फिर यूरोप के विपरीत, जैसा कि कुछ इतिहासकार परिभाषित वो करते हैं। तो जिस परिस्थितियों और सामाजिक दृष्टिकोण का भारत और यूरोप की परिस्थितियों को उन्होंने उल्लेख किया है, तो काफ़ी ऐसी स्थितियाँ थी जो भारत से विपरीत जो सामाजिक परिवेश था वो पाया जाता था। तो काफ़ी आलोचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम के द्वारा उनका जो उल्लेख है वो किया गया है। उसने विभिन्नताएं समूह की, उन्हें भी पदानुक्रम के अनुसार क्रमबद्ध किया, जिसने भारत पश्चिमी दुनिया को निम्न कोटि का प्रतीत हो। तो जितनी भी परिस्थितियों का वर्णन किया गया भारतीय स्थिति के माध्यम के द्वारा, जो वर्णन किया गया उसके माध्यम के द्वारा, जो अलग अलग जो पदानुक्रम अपनाया जाता था, जो स्थितियाँ अपनाई जाती थी, उसके माध्यम के द्वारा पश्चिमी और भारत की जो तुलना करने के बाद उनको परिस्थितियों को भारत की या यूरोप की तुलना में भारत की स्थितियों को निम्न कोटि का वो माना जाता था। क्योंकि जो रीति रिवाज जो हमारा यूरोप की तुलना में, अगर एशिया की बात की जाती है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी नहीं है जितनी कि यूरोप के पास है। तो वहाँ जितनी भी सामाजिक परंपराएं हैं वो भी आपको एडवांस मिलेगी। आप सामाजिक परिवेश के अंदर देखोगे, हमारे जो भी रीति रिवाज है, शादी वैवाहिक हमारे रिलेशन है, वो थोड़े से हम देखते हैं कि यूरोप के अंदर एडवांस है, वो आपको मिल जाएंगे। बहुत ज़्यादा अगर कई विद्वानों के द्वारा तो उनको आलोचनात्मक रूप से वर्णन भी किया गया है। तो ये सारी की सारी श्रेष्ठताएँ थी जो भारतीय समाज को कहीं ना कहीं यूरोप के द्वारा निम्न कोटि का वो माना जाता था। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने बर्नियर के द्वारा दिया गया जो भारतीय समाज के द्वारा उसका उल्लेख था, उसका वर्णन, और इसके अलावा जो संचार कम्युनिकेट करने की जो व्यवस्था अपनाई जाती थी उस सामाजिक परिवेश के अंदर, जिसके द्वारा व्यक्ति पर्सन है बिना टेक्नोलॉजी के माध्यम के द्वारा अपने संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक राज्य से दूसरे राज्य तक पहुंचाया जाता था, और काफ़ी उन्नत टेक्नोलॉजी वो मानी जाती थी। उसका वर्णन वो देखा, जिसके अंदर मुख्य रूप से हमने भारतीय व्यवस्था जो डाक व्यवस्था थी वो दो प्रकार की थी, एक घोड़े की और एक पैदल की। तो उन सभी का वर्णन हमने देखा पढ़ा। तो आज का बस वीडियो इतना ही, और जाने से पहले अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद है इसे लाइक करें, दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी विद दीपक तो सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।